हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एनॉर्मस लर्निंग पे। मैं रोहित वर्मा हाजिर हूं कुछ क्वेश्चंस लेके जो कि आज होने वाले हैं पॉलिटिकल्स पे। ठीक है, पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे हो गए, प्रियम्बल्स पे हो गए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं जहाँ जीके जीएस की बात हो तो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूं, देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो असेंबली है जिस जिस असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, हमारा संविधान बनाया गया था। ठीक है, जो मेंबर जिनके द्वारा, जो उस समय मेंबर्स थे, ठीक है, और जिनके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ना, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, उसी को कहा जाता है। और बता दूं इसके टोटल थे 389 मेंबर्स थे उस टाइम। ठीक है, और फिर पार्टीशन हुआ, फिर उसके बाद 299 रह गए। ठीक है, कुछ मेंबर्स जो थे वो थे प्रोविंस स्टेट्स के थे, कुछ फ्रीडम वाले थे। ठीक है, सो इस तरह से था सारा जिसका। सो अभी उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर होता जाएगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिन बच्चों को कुछ नहीं मालूम था वो मैंने डाउट स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो है जिस असेंबली द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो है वो बनाया गया था। ठीक है, और उसके मेंबर कितने थे? 389, याद रखिएगा। चलिए अब पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो पहला क्वेश्चन है नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर वाई द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किस संविधान से लिया गया है? देखिए, मैं आपको सभी क्वेश्चन इजी वे में बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी, लास्ट तक आपको सब समझ आएगा। ठीक है, चाहे आपने ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखे हो, जब पहले भी देखे हो, डजेंट मैटर, बट आपको अभी समझ आएंगे। देखिए, इसमें बोला क्या गया है कि जो नॉमिनेशन का सिस्टम होता है ना, देखिए जैसे राज्यसभा में होता है कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट, वो 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट करते हैं। 233 जो है ऐसे इलेक्ट हुए होते हैं और 12 वो नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, जो जे सिस्टम है, जे हमने इंडिया वालों ने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था? ठीक है, और ये हमने लिया हुआ है आयरलैंड के। ऑप्शन बी हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेट इन संप्रभु संसद की अवधारणा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, देखिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं सोवरेन क्या होता है। ठीक है, सोवरेन होता है कि एक टाइप का कह लीजिए आप रिपब्लिक, टोटली रिपब्लिक नहीं बट एक टाइप का रिपब्लिक कह लीजिए। ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंशियल रूल होता है, जिसमें कोई मोनार्की नहीं होता। मोनार्की दैट स्टैंड फॉर राजा वगैरह का रूल नहीं होता। ठीक है, जैसे किम जोंग वगैरह हैं नॉर्थ कोरिया में। ठीक है, वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो होते हैं सोवरेन कंट्रीज, टोटली सोवरेन कंट्रीज। जैसे अमेरिका हो गया टोटली सोवरेन, इंडिया भी सोवरेन है, बट इंडिया जो है वो प्रेसिडेंशियल रूल के अंडर है। ठीक, ओ सॉरी, पार्लियामेंट रूल के अंडर है। ठीक है, सो ये हो गया सोवरेन का मीनिंग। अब इधर इन्होंने पूछा जो हमने सोवरेन का कंसेप्ट लिया है, ये हमने कौन से भाई देश से लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है, और ये आया है इंग्लैंड से। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो मिक्सअप है। ठीक है, बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूशन को नज़र में रखते हुए जो जो चीज़ें सही सही लगी गई हैं, उनमें हमने थोड़े थोड़े अमेंडमेंट करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, हु इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? और वो माना जाता है बी आर अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर बी के साथ चल रहे सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉलो इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। देखिए 8 शेड्यूल, जो 8वें नंबर का शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल होते हैं 12 शेड्यूल है, पहले जो थे वो 8 थे, अभी 12 हो गए हैं। ठीक है, जो 8th नंबर का शेड्यूल है वो किसके साथ डील करता है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची किसके संबंधित है? ठीक है, और ये है लैंग्वेज के। ठीक है, लैंग्वेज के। और हिंदी भाषा जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? याद रखिए, लैंग्वेज जो वो आती है 343 आर्टिकल। ठीक है, 343 आर्टिकल के अंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर देते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5वां, और इसका सही जवाब जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहेब। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे फॉलो इन करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज सेटअप इन। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने वाली जो सभा थी, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी, बैठी कब थी, वो देख सकते हैं, आराम से टाइम ले सकते हैं, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि जब, हाँ हाँ करिए करिए, अपने दिमाग से करिए। क्वेश्चन नंबर 6, ओके,
जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1946 में 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को, आगे की डेट भी याद रख लीजिए, 26 नवंबर और 1946 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द टोटल मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? जैसे कि आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, कितने सदस्य थे भाई? टोटल जो थे, ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने 299 भी एक बोला था, 299 भी बोला था, बट 299 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। टोटल सदस्य जो थे वो थे 389, और जो 299 जो है ये कब हुए थे? ये हुए थे जब पार्टीशन हो गया था, ठीक है, विभाजन हो गया था, उसके बाद 299 हो गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग जो थी, पहली बैठक वो आयोजित की गई थी कब? संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? किस डेट को की गई थी भाई? ओके, वेल डन, ये की गई थी 46 में, और मंथ भी याद रखना है, देखिए यहां पर भी 46 है, यहां पर भी 46 है, डेट मंथ सब याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर इधर भी है, दिसंबर इधर भी है, और 9th और 11th में से किस में से की गई थी? और ये गई थी 9th ऑफ दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? परमानेंट मेंबर, ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे भाई? देखिए परमानेंट का कंसेप्ट इसलिए लाया गया है बिकॉज जो ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद, ठीक है, सिन्हा जो हैं पहले ये थे, पर ये टेम्पोररी थे, ये थे खाली 3 दिन के लिए, ठीक है, ये 3 दिन के लिए बने थे, बट उनके बाद जिनको परमानेंट प्रेसिडेंट रखा गया वो थे ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये परमानेंट प्रेसिडेंट रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बार बार ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। देखिए अगर आप इसके रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, संविधान के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर अंबेडकर का पता होना ही चाहिए, बाबा साहेब अंबेडकर का पता होना ही चाहिए, बिकॉज इनका सबसे मुख्य रोल है उसमें, ठीक है, और इसका आंसर जो है वो इनके साथ ही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड इन, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ठीक है, संविधान का मसौदा में प्रकाशित किया गया था, कब प्रकाशित हुआ था, पब्लिश कब हुआ था भाई? वेरी नाइस, और ये हुआ था, सभी आंसर देते जाइए साथ साथ में, बिल्कुल जनवरी 1948, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है, जनवरी 1984 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसे कि देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं लाइव कर रहा था संडे को, तो कुछ बच्चों का कहना था कि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, जी हाँ, मैंने कहा था कि आपको बेसिक से हाई की ओर लेके चलेंगे धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, ठीक है, सो डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली अडॉप्टेड ऑन, संविधान को अंत अपनाया गया था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनली कब हमने स्वीकार कर लिया था? बहुत बढ़िया, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप सभी को मालूम होना भी चाहिए। ये है हमने अडॉप्ट किया, और एक आता कि पब्लिश हो गया, लागू हो जाना, वो अलग बनेगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। अडॉप्ट हमने कब किया था भाई? अडॉप्ट हमने किया था नवंबर में, ठीक है, नवंबर महीने में किया था 1949 में, और 1950 में आपको पता पब्लिश हो गया था, 1950 में पब्लिश हो गया था, और उसके 1 साल पहले किया था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जी हमने अडॉप्ट किया था, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया था एक बार स्टार्टिंग में, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इसके पीछे की भी कहानी है। चलिए आप फिलहाल इतना ही बताइए कि ये किनके द्वारा है? अरे मैंने बता ही दिया आंसर मैंने तो, चलिए कोई बात नहीं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, सलाहकार जिसे कहा जाता है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भाई सलाहकार भी तो एक आध होता ही है, जैसे पीएम ले लीजिए, सीएम ले लीजिए, इनके भी सजेशन करने वाले होते हैं, इनको सलाहकार होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जितना भी कुछ करते हैं सभी अपने दिमाग से करते हैं, ऐसा नहीं है, इनके भी आगे पीए वगैरह होते हैं, हैंडलर्स होते हैं, ठीक है। सो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइजर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14, और इसका सही जवाब जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ,
बी एन राव, ऑप्शन नंबर ए बी एन राव जो थे ये एडवाइजर थे उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, द नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर डिस्क्राइब्ड इन। नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, देखिए जो आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इनमें ए टू जी सब कुछ जो है हमारे देश का है, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग शेड्यूल्स में इसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। इतना आप जानते हैं सभी। सो क्वेश्चन ये है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इनको किसमें मेंशन किया गया, किसमें बर्नर किया गया है। और याद रखिए ये सबसे पहले शेड्यूल नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर ए, शेड्यूल नंबर 1 भी और आर्टिकल नंबर 1 भी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, जो आप किसी भी एग्जाम में लेके चले जाइए, मैक्सिमम ये आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस देखने को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं ऑप्शन आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से, क्वेश्चन को समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कॉल्ड अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट, ठीक है, आप सेकुलर का बहुत वर्ड सुना होगा आपने, खासकर इंडिया में, ठीक है, कि धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, जहां मतलब कि धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होता हो, ठीक है, वो होता है सेकुलर, ठीक है। सो चलिए अब ऑप्शन दिखाइए आप इनमें से, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है द स्टेट विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजन्स, वह राज्य, ठीक है, जो धर्मों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। ऑप्शन बी है स्टेट विच एक्सेप्ट ऑल द रिलीजन्स, वह राज्य जो सभी धर्मों को अपना लेता हो। और तीसरा है द स्टेट विच फॉलोज अ पर्टिकुलर रीजन, वह राज्य जो केवल एक पर्टिकुलर रीजन को ही अपनाता हो, विशेष एक रीजन को। और ऑप्शन डी है द स्टेट विच इज इन एंटी रिलीजन, जो धर्म के विरोधी राज्य हो। और इसमें से सेकुलर स्टेट का ऑप्शन सही कौन सा बैठेगा, सेकुलर स्टेट के लिए कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, क्वेश्चन नंबर 16। और इसका सही ऑप्शन बैठेगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑप्शन नंबर ए में क्या बताया है कि स्टेट विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिलीजन्स, वह राज्य जो धर्मों के बीच में भेदभाव नहीं करता, ठीक है, वह होता है सेकुलर स्टेट। उम्मीद कर रहा हूं आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत ही तो बढ़ रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द प्रीएम्बल द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड द यूनिटी आर इंटीग्रेटेड वर एडेड वाई, ठीक है। अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, अभी 100 प्लस 10 प्लस अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो रहता है 44, 42 और 74th अमेंडमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, इनके बेसिस पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हीं में ज़्यादा जो है चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। अभी बताना यह है कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता शब्द किसके द्वारा जोड़े गए थे, कौन से अमेंडमेंट में जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बढ़िया। और ये बता दूं ये जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट में, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में, और जो हुई थी 1976 में। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बता दिए मैंने आपको, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किसे संविधान का आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी नाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ, प्रियम्बल के साथ। प्रियम्बल आपको बता दूं प्रियम्बल क्या चीज है, यूं कह लीजिए कि समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का सार है ये, ठीक है। जैसे इंग्लिश में पोएम्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, उनकी लास्ट में समरी दी होती है, जो स्टार्टिंग में समरी दी होती है, ठीक है, कि ये इसका सार है, कविता का सार है, बस वही है प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन को जो है शॉर्टली बताया हुआ है, पूरे प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। हृदय और आत्मा, सोल एंड हार्ट, पीछे था सोल, और सोल में किया गया था किसको, प्रियम्बल को, ठीक है। और सोल एंड हार्ट में किसको किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्टिकल 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 32, ठीक है, यो की है कहाँ गया भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको दर्जा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, इसमें भी क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, पढ़ा भी दूंगा मैं आपको, आर्टिकल्स की भी क्लास ले लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सब कुछ आपको इजी वे में करवाऊंगा, आसानी से करवाऊंगा, जो आपको बिल्कुल समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। आर्टिकल 17, आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप सेल्फ रिवीजन भी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 32 तक
आप कवर कर लीजिएगा जरूर एग्जाम में जाने से पहले। किसी भी एग्जाम में जाते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक जरूर कवर कर लीजिएगा, बिकॉज यही वो आर्टिकल्स हैं जिनमें से आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे और आपको 2-3 नंबर आराम से ये दिलवा ही देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की, ये किस पे बेस्ड है। ठीक है, ये किस पे डील करता है, और आर्टिकल जो 17 है ये डील करता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, छुआछूत जो कि अभी नहीं है, पहले हुआ करती थी। ठीक है, पहले हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, तब छुआछूत का बहुत था कि हाँ ये नीच जात का, ये ऊंच जात का, तब ये बहुत सिस्टम था। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये आर्टिकल बनाया गया 17 अनटचेबिलिटी का। ठीक है, कि छुआछूत का कोई रोल नहीं होगा, अगर जो कोई ऐसे मानेगा इन विचारधाराओं को, जो अप्लाई करेगा, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और व्हाट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये स्टेट्स के लिए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो क्या होते हैं। देखिए ये स्टेट की डेवलपमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, जिन किसी को नहीं पता भाइयों को मैं बता दूं, स्टेट की डेवलपमेंट के लिए होते हैं स्पेसिफिकली। स्टेट आप पूरे कंट्री को समझ के चलिए, यहाँ पे कंट्री को मेंशन करके बोला जा रहा है। ठीक है, उसमें कोई भी अच्छे काम बुरे काम जो भी है उन सभी को सुधारना, ठीक है, किसी लेवल पे लाना, ठीक है, पावर्स हैंडल करना, डिवाइड करना, ठीक है, वो सभी जो है वो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होती है नॉन जस्टिकेबल। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, मंडल कमीशन रिपोर्ट्स रेफर टू। देखिए ये एक मंडल कमीशन लाया गया था। ठीक है, मंडल कमीशन रिपोर्ट रेफर टू, ये किसको करती है, ये करती है भाई ओबीसी वालों को। ठीक है, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के जो हैं लोग उनको, कि ओबीसी वालों को रिजर्वेशन के लिए था ये। ठीक है, देखिए एससी एसटी वालों को रिजर्वेशन मिलती थी। ठीक है, फिर ओबीसी वाले जो थे वो किसी कैटेगरी में डाले नहीं जाते, तो वो बोले अदर बैकवर्ड कास्ट है ये। ठीक है, फिर उनकी रिजर्वेशन के लिए ये लाया गया था मंडल कमीशन। बस इतना सा याद रखिए, इसका और कुछ नहीं है, बस ये इसकी रिजर्वेशन के लिए था। ठीक है, सो रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, बिकॉज रिजर्वेशन पे आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सो क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस हद तक सही है किस हद तक गलत है, जो आपका माइंड सेटअप है प्लीज कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांटेड इनिशियली। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हमारे जो मौलिक अधिकार कहा जाता है जिन्हें, ठीक है, जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमारे मौलिक अधिकार जो होते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीच, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो भी है ये मौलिक अधिकार कितने होते हैं। ठीक है, पूछा गया कि कितने हैं, और ये होते हैं 7। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का ये होता है कि ये हमसे कोई छीन नहीं सकता भाई, हमें इन पे पूरा अधिकार है। ठीक है, हम जानकारी ले सकते हैं, कुछ भी पढ़ने का अधिकार है हमारे पास, बोलने का अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता, हम इंडिया में कहीं घूम सकते हैं सब। और इससे पहले एक प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी का भी अधिकार हुआ करता था फंडामेंटल राइट्स में, बट उसको इनिशियली निकाल दिया गया था बाद में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी पे आएगा क्वेश्चन, मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किसे संविधान में मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, किसे जाना जाता है भाई, और ये जाना जाता है फंडामेंटल राइट्स को। सिंपल याद रख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स को जाना जाता है मैग्ना कार्टा करके। ठीक है, कार्टा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, द राइट टू प्रॉपर्टी सीज्ड टू बी फंडामेंटल राइट व्हाई। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला पीछे की फंडामेंटल राइट्स में था राइट टू प्रॉपर्टी का। ठीक है, वो कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर दिया गया था, फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया था। जब फंडामेंल राइट में था तब इसका क्या रोल था, देखिए जब फंडामेंटल राइट में था ना, तब हमारे सारे अधिकार थे इस पे, हम अपनी ज़मीन के साथ कुछ भी कर सकते थे, अपनी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकते थे, बेच सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, किसी को दें ना दें, मतलब कह लीजिए कि टोटली हमारे अंडर थी। बट जब से फंडामेंटल राइट से निकल गई है, अब टोटली हमारे अंडर नहीं है। अगर अब गवर्नमेंट चाहे जी हमसे ले सकती है हमारी ज़मीन, अगर कोई गवर्नमेंट का वर्क होना हो उधर, ठीक है, सरकारी काम होना हो, ठीक है, तो अगर हमारी ज़मीन में से वो गुजर रहा हो काम, हम मना नहीं कर सकते कि भाई हम नहीं देंगे। गवर्नमेंट हमें पे करेगी, उसके बदले में जो उसकी कास्ट होगी, जो कास्ट बनती होगी, वो हमें पे कर देगी, कास्ट पे कर देगी, और वो हमारी ज़मीन ले लेगी। हम ना चाहते हुए भी देंगे और देनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए ये फंडामेंटल राइट से बाहर है, और फंडामेंटल राइट ना होने का ये होता है। ठीक है, सो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए होता, बस एक लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ दोस्त नए जुड़ते हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बस। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा, इजी वे में समझाया बहुत ही अच्छे से। अगर कोई डाउट रह जाता आपको, कोई बात नहीं, डाउट रह जाता कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, नहीं रहते जात, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम ये रहा, ठीक है, नीचे आपको आईडी दी हुई है, टेलीग्राम की भी है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, पीडीएफ वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे दे दी जाती है। इंस्टाग्राम पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं आप। अगर आपको कोई डाउट रहा हो, कुछ टफ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं, डाउट आपका डेफिनेटली क्लियर कर रहा हूँ।
उम्मीद करता हूँ सही रहा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।